तो आज की इस गहन चर्चा में हम सभी का स्वागत करते हैं। आज हम सीधे विज्ञान के उस जादुई दरवाजे के भीतर कदम रखने वाले हैं जिसने हमारी आधुनिक चिकित्सा, कृषि और पूरे जीव विज्ञान की तस्वीर ही बदल कर रखती है। बिल्कुल। और ये एक ऐसा विषय है जो असल में हमारे भविष्य को आकार दे रहा है। हाँ, तो आज का हमारा विषय है बायोटेक्नोलॉजी, मतलब जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत और इसकी पूरी प्रक्रियाएं। और इस चर्चा को पूरी तरह से प्रामाणिक रखने के लिए हमने विज्ञान के बेहद भरोसेमंद दस्तावेजों का सहारा लिया है, खास तौर पर जो एनसीईआरटी के जीव विज्ञान के शोध और पाठ्य सामग्री है उसे अपना स्रोत बनाया है, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन और ठोस आधार है इस विषय को समझने के लिए। बिल्कुल। और आज का हमारा मिशन कोई सतही जानकारी देना नहीं है, बल्कि जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायो प्रोसेसिंग की उन आड़मिक परतों को खोलना है जो इस पूरी तकनीक का आधार है। और ये भारी भरकम शब्द सुनकर डरना नहीं है, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य है प्रत्येक टॉपिक को बिल्कुल सरल भाषा में और विस्तार से समझाना। हाँ, क्योंकि ये शब्द डरावने लग सकते हैं, लेकिन इनके पीछे का विज्ञान बहुत ही तार्किक और दिलचस्प है। अगर हम आधुनिक बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो ये मुख्य रूप से दो बहुत ही महत्वपूर्ण और अलग-अलग तकनीकों के तालमेल पर टिकी हुई है। अच्छा, तो वो दो तकनीकें कौन सी हैं? इनमें से पहली है आनुवंशिक इंजीनियरिंग, जिसे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। ये वो तकनीक है जहां सीधे किसी जीव के आनुवंशिक पदार्थ, मतलब उसके डीएनए या आरएनए की रासायनिक प्रकृति में बदलाव किया जाता है। और दूसरी तकनीक शायद उसे उगाने से जुड़ी है ना? बिल्कुल सही कहा। दूसरी है जैव प्रक्रिया इंजीनियरिंग या बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। इसका सीधा अर्थ यह है कि जो डीएनए हमने प्रयोगशाला में बदल दिया है उसे एक बिल्कुल सुरक्षित, रोगाणुरहित और नियंत्रित माहौल में बड़े पैमाने पर कैसे उगाया जाए, ताकि दवाइयां बन सके। हाँ, ये सुनिश्चित करता है कि इंसान के काम आने वाली दवाइयां, वैक्सीन्स या एंटीबायोटिक्स भारी मात्रा में और पूरी शुद्धता के साथ बनाई जा सकें। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जब हम आनुवंशिक इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर प्रकृति के बनाए हुए सिस्टम में छेड़छाड़ करने की जरूरत ही क्यों पड़ी। मतलब पहले भी तो हम खेती करते थे और जानवरों की नस्लें सुधारते थे। सही सवाल है। देखिए, अगर हम पारंपरिक तरीकों पर गौर करें, जैसे जानवरों में अच्छी नस्ल पाने के लिए या पौधों में बेहतर पैदावार के लिए जो क्रॉस ब्रीडिंग कराई जाती थी, उसकी अपनी एक बहुत बड़ी सीमा थी। सीमा? जैसे कि अनचाहे गुण आ जाना। बिल्कुल। पारंपरिक प्रजनन में हमेशा ये जोखिम रहता है कि जब किसी पौधे या जानवर में कोई अच्छा या वांछित गुण लाया जाता है तो उस अच्छे जीन के साथ साथ कई अनचाहे और कभी-कभी नुकसानदायक जीन भी अगली पीढ़ी में चले जाते हैं। मतलब कोई नियंत्रण नहीं होता। एकदम सही। उस पूरी प्रक्रिया में ऐसा कोई नियंत्रण नहीं होता कि केवल एक विशिष्ट जीन को ही आगे बढ़ाया जाए। और जेनेटिक इंजीनियरिंग इसी अनियंत्रित प्रक्रिया का एक सटीक वैज्ञानिक समाधान है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग हमें ये आज़ादी देती है कि हम पूरे जीनोम के जंजाल में से सिर्फ उसी एक काम के जीन को निकालें जिसकी हमें जरूरत है। हाँ, सिर्फ वांछित जीन को अलग किया जाए और उसे सीधा किसी दूसरे जीव के अंदर स्थापित कर दिया जाए। इससे अनचाहे जीन्स के साथ आने की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। लेकिन समस्या केवल डीएनए को निकालने और डालने तक सीमित नहीं है। हाँ, मैंने पढ़ा है कि वो अपने आप काम नहीं करता। बिल्कुल नहीं। विज्ञान का एक बहुत ही बारीक नियम यह है कि बाहर से लाया गया डीएनए का टुकड़ा नए जीव यानी होस्ट के शरीर में जाकर अपने आप काम करना शुरू नहीं कर सकता। वो डीएनए तब तक अपनी कॉपी नहीं बना सकता जब तक कि वो होस्ट के गुणसूत्र के एक बहुत ही खास हिस्से से भौतिक रूप से जुड़ ना जाए। और उस खास हिस्से को प्रतिकृतियन का मूल या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं, जिसे विज्ञान की भाषा में शॉर्ट में ओरी कहा जाता है। बिना इसके कोई भी नया डीएनए मृतप्राय ही रहेगा, है ना? हाँ, ओरी यह डीएनए का वो विशिष्ट अनुक्रम है जहां से असल में प्रतिकृति बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। जब बाहर से लाया गया डीएनए इस ओरी वाले अनुक्रम के साथ जुड़ जाता है, तभी वो होस्ट कोशिका के अंदर अपनी संख्या बढ़ा सकता है। इसी को हम जीन क्लोनिंग कहते हैं। मतलब किसी डीएनए के टुकड़े की कई सारी हूबहू कॉपियां तैयार करना। बिल्कुल। और अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो ये छोटी सी आणविक समझ ही आज की पूरी करोड़ों अरबों डॉलर की बायोटेक इंडस्ट्री का सबसे बड़ा आधार है। ओरी के बिना जेनेटिक इंजीनियरिंग की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। ये तो बहुत ही अद्भुत है। और मैं ये सोच रही थी कि इस पूरी प्रक्रिया को पहली बार असल में अंजाम किसने दिया। ये कहानी विज्ञान के इतिहास का एक बहुत ही रोमांचक पन्ना है। हाँ, ये 1972 की बात है। बिल्कुल।
1972 में स्टैनली कोहन और हर्बर्ट बॉयर नाम के दो वैज्ञानिकों ने पहली बार एक कृत्रिम पुनर्योजित डीएनए मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण किया था। उन्होंने साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम नाम के एक बैक्टीरिया के प्लाज्मिड को लिया और उसमें एक ऐसा जीन जोड़ दिया जो एंटीबायोटिक दवाओं के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता देता था। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। हाँ, लेकिन यहाँ एक सवाल ये उठता है कि ये प्लाज्मिड क्या है और ये वेक्टर की तरह कैसे काम करता है? क्या हम इसे एक डिलीवरी ट्रक की तरह समझ सकते हैं? हाँ, आप कह सकते हैं। जैसे एक मच्छर इंसान के शरीर में मलेरिया का परजीवी छोड़ देता है, जहां मच्छर खुद बीमारी नहीं है बल्कि सिर्फ एक संवाहक है। क्या बायोटेक्नोलॉजी में प्लाज्मिड भी इसी तरह बाहरी डीएनए को होस्ट तक पहुंचाने का काम करते हैं? ये एक बहुत ही सटीक उपमा है। बायोटेक्नोलॉजी में प्लाज्मिड का इस्तेमाल बिल्कुल उसी मच्छर या डिलीवरी ट्रक की तरह किया जाता है। प्लाज्मिड असल में बैक्टीरिया के अंदर पाए जाने वाले अतिरिक्त गोल आकार के डीएनए होते हैं जो मुख्य क्रोमोसोम से अलग होते हैं और ये अपने आप प्रतिकृति बना सकते हैं। बिल्कुल। कोहेन और बॉयर ने भी इसी खूबी का फायदा उठाया था। उन्होंने उस एंटीबायोटिक प्रतिरोध वाले जीन को साल्मोनेला के प्लाज्मिड में जोड़ा और फिर उस पूरे तैयार पैकेज को ई कोलाई नाम के एक दूसरे बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया। ई कोलाई जो साल्मोनेला का ही एक करीबी रिश्तेदार है। हाँ, तो जब ई कोलाई ने अपनी कोशिका का विभाजन किया तो उसके साथ साथ उस बाहरी जीन की भी कॉपियां बनती चली गईं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। ये तो स्पष्ट हो गया कि डीएनए को निकालकर प्लाज्मिड के साथ जोड़ा गया, लेकिन डीएनए कोई सूती धागा तो है नहीं जिसे किसी साधारण कैंची से काट लिया जाए। बिल्कुल नहीं, ये तो आणविक स्तर की बात है। एक आणविक स्तर के धागे को भौतिक रूप से काटना एक बहुत बड़ी चुनौती रही होगी, और इस चुनौती का समाधान 1963 में मिला, जब वैज्ञानिकों ने ऐसे एंजाइम्स की खोज की जो ई कोलाई के अंदर वायरस के विकास को रोक देते थे। इन्हीं में से एक को प्रतिबंधन एंजाइम कहा गया, जिन्हें आज हम आणविक कैंची के नाम से जानते हैं। ये आणविक कैंचियां जीव विज्ञान के लिए एक बहुत बड़ी क्रांति थी। इनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये डीएनए को किसी भी यादृच्छिक या रैंडम जगह से नहीं काटते। मतलब ये बहुत सटीक होते हैं? बहुत ज्यादा सटीक। जब एक प्रतिबंधन एंजाइम डीएनए के संपर्क में आता है तो वो सबसे पहले डीएनए की पूरी लंबाई को स्कैन करता है। वो एक विशिष्ट अनुक्रम की तलाश करता है और जब उसे वो खास पहचान वाला अनुक्रम मिल जाता है तभी वो डीएनए के दोनों धागों को उनकी शुगर फॉस्फेट बैकबोन पर एक विशेष बिंदु से काटता है। और ये खास अनुक्रम कोई सामान्य अनुक्रम नहीं होते। इन्हें पैलिंड्रोम कहा जाता है। पैलिंड्रोम शब्दों का वो समूह होता है जिन्हें आगे से पढ़े या पीछे से वे बिल्कुल एक जैसे अर्थ और ध्वनि देते हैं। जैसे हिंदी का शब्द कनक या अंग्रेजी का शब्द मलयालम। डीएनए के मामले में भी ऐसे ही पैलिंड्रोमिक अनुक्रम होते हैं, जैसे GAATTC। इसे किसी भी दिशा से पढ़ा जाए, दोनों लड़ियों पर यह बिल्कुल एक जैसा पैटर्न बनाता है। बिल्कुल। EcoR1 नाम का एंजाइम इसी GAATTC अनुक्रम को पहचानता है और ये एंजाइम डीएनए को बिल्कुल बीचों बीच से नहीं काटता, बल्कि इस अनुक्रम के थोड़ा किनारे से G और A के बीच से काटता है। अच्छा, तो इससे क्या होता है? इसका परिणाम यह होता है कि डीएनए के जो टुकड़े कटकर अलग होते हैं, उनके सिरों पर कुछ हिस्से सिंगल स्ट्रैंडेड या एकल लड़ी रह जाते हैं और लटके रहते हैं। इन लटके हुए हिस्सों को चिपचिपे सिरे या स्टिकी एंड्स कहा जाता है। स्टिकी सिरे मतलब ये जुड़ने के लिए बेताब रहते हैं। एकदम सही। ये सिरे एक दूसरे के पूरक होते हैं, इसलिए ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए बहुत तेजी से आकर्षित होते हैं। तो जब बाहरी डीएनए और इस डिलीवरी ट्रक वाले प्लाज्मिड दोनों को एक ही आणविक कैंची से काटा जाता है, तो दोनों के सिरों पर एक जैसे ही चिपचिपे सिरे बन जाते हैं। हाँ, और फिर वो करीब आ जाते हैं। लेकिन ये सिरे सिर्फ एक दूसरे के पास आ सकते हैं, स्थायी रूप से जुड़ नहीं सकते। इन्हें स्थायी रूप से जोड़ने के लिए एक और एंजाइम की आवश्यकता होती है, जिसे डीएनए लाइगेज कहते हैं। लाइगेज एक तरह से गोंद है? बिल्कुल। ये लाइगेज एंजाइम आणविक स्तर पर एक गोंद की तरह काम करता है। ये कटे हुए सिरों के बीच बॉन्ड बनाकर उन्हें मजबूती से जोड़ देता है और इस तरह एक नया पुनर्लोजित डीएनए तैयार हो जाता है। पर इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। कौन सा सवाल? देखिए, हमने डीएनए को आणविक कैंची से काट तो लिया, लेकिन वो डीएनए इतना सूक्ष्म है कि उसे एक शक्तिशाली माइक्रोस्कोप के नीचे भी स्पष्ट रूप से देखना संभव नहीं है।
जब एक ही एंजाइम पूरे डीएनए को कई 100 टुकड़ों में काट देता है, तो वैज्ञानिकों को ये कैसे पता चलता है कि जिस विशिष्ट जीन की उन्हें तलाश है वो टुकड़ा कौन सा है? हाँ, क्योंकि सब कुछ तो अदृश्य है। बिल्कुल। इन हजारों अदृश्य टुकड़ों में से सही टुकड़े को अलग करने की प्रक्रिया भी अपने आप में एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक चमत्कार है। और इस चमत्कारिक तकनीक का नाम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसे श्रोताओं के लिए मैं एक आणविक छन्नी या फिर एक रेस ट्रैक की तरह समझाना चाहूंगी। इस प्रक्रिया में समुद्री घास से निकाला गया एक प्राकृतिक पॉलीमर इस्तेमाल होता है जिसे एगारोस जेल कहते हैं। हाँ, और इस जेल की संरचना एक बहुत ही बारीक जाली की तरह होती है। जाली की तरह? और फिर इसमें चार्ज का भी तो खेल होता है। बिल्कुल। इस जालीदार संरचना के साथ साथ डीएनए की रासायनिक प्रकृति का भी इसमें अहम रोल है। डीएनए के अणुओं में फॉस्फेट समूह मौजूद होता है, जिसके कारण उन पर प्राकृतिक रूप से नेगेटिव चार्ज होता है, ऋणात्मक आवेश। हाँ, तो जब इन कटे हुए डीएनए टुकड़ों को जेल के एक सिरे पर बने छोटे छोटे गड्ढों में डाला जाता है और फिर उस पूरे सेटअप में बिजली प्रवाहित की जाती है, तो नेगेटिव चार्ज वाले डीएनए टुकड़े पॉजिटिव चार्ज वाले सिरे की तरफ भागने लगते हैं। ये बिल्कुल एक दौड़ या रेस की तरह काम करता है। और चूंकि जेल एक जाली या छन्नी की तरह है, तो जो डीएनए के टुकड़े आकार में छोटे होते हैं वो उस जाली के छेदों में से आसानी से निकलकर बहुत तेजी से आगे की ओर भागते हैं। और जो भारी होते हैं वो पीछे रह जाते हैं। सही कहा। इस तरह कुछ ही समय में डीएनए के सारे टुकड़े अपने आकार और वजन के हिसाब से अलग-अलग पट्टियों या बैंड्स के रूप में पूरे जेल में फैल जाते हैं। लेकिन वो अभी भी तो पारदर्शी ही हैं, दिखाई कैसे देंगे? वही तो बात है। डीएनए के ये टुकड़े अलग तो हो जाते हैं, लेकिन नंगी आंखों से उन्हें देखना अभी भी संभव नहीं है। इस समस्या को सुलझाने के लिए एक विशिष्ट रसायन इथिडियम ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। इथिडियम ब्रोमाइड? हाँ, जब जेल को इस रसायन से रंगा जाता है और फिर उस पर यूवी लाइट यानी पराबैंगनी किरणें डाली जाती हैं, तब इथिडियम ब्रोमाइड डीएनए के साथ जुड़कर चमकने लगता है। इसके परिणाम स्वरूप डीएनए के वो अदृश्य टुकड़े अब चमकदार नारंगी रंग की पट्टियों के रूप में स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। क्या बात है! और फिर उन चमकती हुई नारंगी पट्टियों में से जो हमारा वांछित डीएनए का टुकड़ा है उसे पहचान लिया जाता है और फिर उस जेल के हिस्से को सावधानी से काटकर डीएनए को बाहर निकाल लिया जाता है, जिसे शायद क्षालन कहते हैं। हाँ, क्षालन या एल्यूशन। तो अब हमारे पास वो विशिष्ट डीएनए है जिसे हमें होस्ट के अंदर भेजना है और इसके लिए हमें फिर से उन डिलीवरी ट्रकों यानी क्लोनिंग वेक्टर्स की दुनिया में लौटना होगा। लेकिन मैं बता दूं कि हर डीएनए का टुकड़ा एक अच्छा वेक्टर नहीं बन सकता। बिल्कुल नहीं। एक आदर्श क्लोनिंग वेक्टर में कुछ बेहद विशिष्ट खूबियां होनी चाहिए। 3 मुख्य विशेषताएं हैं जिनका होना अनिवार्य है। पहली तो वही ओरी होगी, है ना? हाँ, पहली विशेषता ओरी की उपस्थिति है, ताकि बाहरी डीएनए होस्ट कोशिका में जाकर अपनी प्रतिकृति बना सके। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वर्ण योग्य चिन्हक या सिलेक्टेबल मार्कर का होना। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि जब हम लैब में प्रयोग करते हैं तो हम लाखों कोशिकाओं के साथ एक साथ काम कर रहे होते हैं। ये पहचानना बहुत जरूरी होता है कि किन कोशिकाओं ने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अपने अंदर ले लिया है और किन कोशिकाओं ने नहीं लिया है। अच्छा, तो ये पहचान करने का तरीका बहुत ही चतुर है। मैंने पढ़ा है कि आमतौर पर वेक्टर में एम्पिसिलिन या टेट्रासाइक्लिन जैसे एंटीबायोटिक दवाओं के प्रतिरोधक जीन को एक मार्कर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। एकदम सही। तो जब उन सभी कोशिकाओं को ऐसे माध्यम में रखा जाता है जिसमें वो एंटीबायोटिक मौजूद हो, तो जो सामान्य कोशिकाएं हैं वो उस दवा के कारण मर जाती हैं। केवल वही कोशिकाएं जिंदा बचती हैं जिन्होंने वेक्टर को अपने अंदर ग्रहण कर लिया है, क्योंकि उनके पास वो एंटीबायोटिक से लड़ने वाला जीन आ चुका है। ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का एक कंट्रोल्ड वर्जन है। और तीसरी अनिवार्य विशेषता है क्लोनिंग स्थल का होना। वेक्टर में एक ऐसी विशिष्ट जगह होनी चाहिए जहां प्रतिबंधन एंजाइम उसे काट सके और बाहरी डीएनए को जोड़ा जा सके। अगर बहुत सारी जगह होंगी तो क्या होगा? अगर वेक्टर में एक ही एंजाइम के लिए बहुत सारी जगह होंगी तो वो कई टुकड़ों में टूट जाएगा और पूरी प्रक्रिया बहुत जटिल हो जाएगी। इसलिए एक आदर्श वेक्टर में एक एंजाइम के लिए केवल एक ही पहचान स्थल होना चाहिए। समझ गई। पर वेक्टर की इन कृत्रिम खूबियों के अलावा प्रकृति ने भी हमें कुछ ऐसे वेक्टर दिए हैं जो किसी ट्रोजन हॉर्स से कम नहीं है। ये जीव विज्ञान का एक बहुत ही शानदार पहलू है। कई बीमारियां फैलाने वाले वायरस और बैक्टीरिया असल में कोशिकाओं को हैक करने के मास्टर होते हैं। हाँ, वे सदियों से ये काम करते आ रहे हैं। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण पौधों में पाया जाने वाला एक बैक्टीरिया है,
एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस। ये नाम थोड़ा बड़ा है, ये करता क्या है? ये बैक्टीरिया द्विबीजपत्री पौधों की कोशिकाओं में अपने डीएनए का एक टुकड़ा, जिसे टीडीएनए कहते हैं, डालकर उन्हें ट्यूमर या कैंसर की तरफ बढ़ने पर मजबूर कर देता है। ये ट्यूमर कोशिकाएं फिर उस बैक्टीरिया के लिए आवश्यक रसायन बनाने लगती हैं। मतलब पौधे को हाईजैक कर लेता है। बिल्कुल। इसी तरह जानवरों के मामले में रेट्रोवायरस होते हैं, जो सामान्य कोशिकाओं को संक्रमित करके उन्हें कैंसर कोशिकाओं में बदल देते हैं। लेकिन विज्ञान ने प्रकृति के इस हथियार को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करना सीख लिया है। वैज्ञानिकों ने इन पैथोजेंस या रोगाणुओं को हथियार मुक्त कर दिया है, मतलब डिसार्म कर दिया है। उन्होंने एग्रोबैक्टीरियम और रेट्रोवायरस के उस जीन को हटा दिया जो बीमारी पैदा करता था, और उसकी जगह इंसान के फायदे वाला जीन लगा दिया। हाँ, अब वो बीमारी नहीं फैलाते। लेकिन वो कोशिका के अंदर घुसने में अभी भी उतनी माहिर हैं। वे अब वैज्ञानिकों के लिए एक अचूक डिलीवरी व्हीकल का काम करते हैं, जो बिना नुकसान के मनचाहा जीन अंदर पहुंचा देते हैं। पर देखिए, वेक्टर के माध्यम से डीएनए पहुंचाना सिर्फ एक तरीका है। हर परिस्थिति में वेक्टर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कई बार हमें डीएनए को सीधे भी होस्ट कोशिका के अंदर भेजना पड़ता है। वहां शायद कोई भौतिक बाधा आती है। बहुत बड़ी बाधा। डीएनए एक हाइड्रोफिलिक अणु है, जिसका अर्थ है कि इसे पानी से लगाव है। वहीं कोशिका की बाहरी झिल्ली लिपिड या वसा से बनी होती है, जो ऐसे अणुओं को आसानी से अपने आर पार नहीं जाने देती। तो फिर क्या करते हैं? कोशिका को बाहरी डीएनए ग्रहण करने के लिए सक्षम बनाना पड़ता है, कॉम्पिटेंट बनाना पड़ता है। और ये सक्षम बनाने की प्रक्रिया काफी आक्रामक होती है। बैक्टीरिया के मामले में सबसे पहले उनकी कोशिकाओं को एक खास रसायन जैसे कैल्शियम के साथ ट्रीट किया जाता है। हाँ, कैल्शियम जो एक द्विसंयोजक धनायन है। कैल्शियम की उपस्थिति से कोशिका झिल्ली की पारगम्यता बढ़ जाती है और उसमें सूक्ष्म छिद्र बन जाते हैं, जिससे डीएनए आसानी से कोशिका के करीब पहुंच जाता है। इसके बाद तापमान का एक बहुत ही सटीक खेल खेला जाता है। कोशिकाओं और रिकॉम्बिनेंट डीएनए के मिश्रण को सबसे पहले बर्फ पर रखा जाता है। फिर अचानक से उन्हें 42 डिग्री सेल्सियस की गर्मी दी जाती है, जिसे हीट शॉक कहते हैं। बिल्कुल, हीट शॉक। 42 डिग्री के बाद उन्हें फौरन वापस बर्फ पर रख दिया जाता है। तापमान में इस अचानक और तीव्र बदलाव के कारण बैक्टीरिया की कोशिका झिल्ली के छिद्र पूरी तरह से खुल जाते हैं और डीएनए बलपूर्वक कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाता है। बैक्टीरिया के लिए तो हीट शॉक काम कर जाता है, लेकिन पौधों और जानवरों की कोशिकाओं की संरचना अलग होती है। पौधों की कोशिकाओं के चारों ओर एक बहुत ही सख्त कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल होती है। इस दीवार को तोड़ने के लिए बायोलिस्टिक्स या जीन गन तकनीक का उपयोग किया जाता है। जीन गन? ये सुनने में बहुत रोमांचक लगता है ना? इस तकनीक में सोने या टंगस्टन जैसी भारी धातुओं के बेहद सूक्ष्म कणों पर वांछित डीएनए को लपेटा जाता है। फिर एक विशेष उपकरण से इन कणों को बहुत तेज गति से पौधों की कोशिकाओं पर बमबारी की तरह दागा जाता है। ये कण दीवार को भेदते हुए सीधे अंदर पहुंच जाते हैं। और धातुओं में सोने और टंगस्टन का ही चुनाव इसलिए किया जाता है क्योंकि ये कोशिका के अंदर जाकर कोई रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं करते, सुरक्षित रहते हैं। और जानवरों के लिए? जानवरों की कोशिकाओं के लिए जहां कोशिका भित्ति नहीं होती, वहां माइक्रो इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। इसमें एक अत्यंत बारीक कांच की सुई की मदद से रिकॉम्बिनेंट डीएनए को सीधे जंतु कोशिका के न्यूक्लियस के भीतर इंजेक्ट कर दिया जाता है। ये तो बहुत सटीकता का काम होगा। बहुत ज्यादा। ये पूरी प्रक्रिया शक्तिशाली माइक्रोस्कोप के नीचे की जाती है। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? हमने कैंची से डीएनए काटा, गोंद से जोड़ा, जेल में अलग किया और फिर जीन गन या हीट शॉक से उसे होस्ट कोशिका के अंदर भी पहुंचा दिया। लैब के एक छोटे से टेस्ट ट्यूब में तो सब कुछ सफलतापूर्वक हो गया, लेकिन अगर किसी जीन से हमें इंसुलिन या कोई वैक्सीन बनानी है, तो एक छोटी सी टेस्ट ट्यूब पूरी दुनिया की आबादी की जरूरत कैसे पूरी करेगी? यही तो बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग का कमाल है। लैब का काम केवल अवधारणा को सिद्ध करना है। जब कोई जीन किसी होस्ट कोशिका में सफलतापूर्वक स्थापित हो जाता है और वो कोशिका नया प्रोटीन बनाने लगती है, तो असली चुनौती उस उत्पादन को बड़े पैमाने पर ले जाने की होती है, लार्ज स्केल पर। और इसी के लिए बायोरिएक्टर्स का उपयोग किया जाता है। एकदम सही, बायोरिएक्टर्स। श्रोताओं को बता दूं कि बायोरिएक्टर्स कोई साधारण बर्तन नहीं है। इन्हें बहुत ही विशाल स्टेनलेस स्टील के टैंकों की तरह समझा जा सकता है, जिनकी क्षमता 100 लीटर से लेकर 1000 लीटर या उससे भी अधिक होती है। इन टैंकों के अंदर उन आनुवांशिक रूप से बदली गई कोशिकाओं को रखा जाता है। और ये एक पूरी तरह से नियंत्रित कृत्रिम वातावरण होता है। इन बायोरिएक्टर्स में तापमान, पीएच स्तर, ऑक्सीजन का प्रवाह और आवश्यक पोषक तत्वों की मात्रा को कंप्यूटर द्वारा लगातार मॉनिटर किया जाता है।
कोई खास तरह का बायोरिएक्टर जो ज्यादा इस्तेमाल होता हो? हाँ, सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला प्रकार विलोडित हॉज या स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर है। इसका आकार बेलनाकार होता है और आधार थोड़ा घुमावदार होता है ताकि अंदर का तरल पदार्थ अच्छी तरह मिल सके। इसमें एक बड़ा सा पंखा लगातार घूमता रहता है जो ये सुनिश्चित करता है कि ऑक्सीजन और पोषक तत्व हर एक कोशिका तक समान रूप से पहुंचे। और जब कोशिकाएं इन टैंकों के अंदर अपना काम कर लेती हैं और हमारा मनचाहा उत्पाद तैयार हो जाता है, तो उस पूरे सूप या मिश्रण को सीधे बाजार में तो नहीं उतारा जा सकता। बिल्कुल नहीं, वो तो बहुत खतरनाक हो सकता है। इसके बाद की प्रक्रिया बहुत ही सख्त होती है, जिसे अनुप्रवाह संसाधन या डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग कहते हैं। बायोरिएक्टर से निकलने वाले मिश्रण में हमारी दवा के अलावा अनगिनत अशुद्धियां और मृत कोशिकाएं भी होती हैं। अनुप्रवाह संसाधन में सबसे पहले पृथक्करण की प्रक्रिया होती है, जहां हमारे काम के उत्पाद को अलग किया जाता है। उसके बाद शोधन या प्यूरिफिकेशन होता है। हाँ, ताकि उत्पाद शुद्ध अवस्था में आ सके। फिर उसे सुरक्षित रखने के लिए परिरक्षक मिलाए जाते हैं, और यदि वो कोई दवाई है तो उसे बाजार में भेजने से पहले बहुत ही कड़े चिकित्सीय परीक्षणों यानी क्लिनिकल ट्रायल से गुजरना पड़ता है। ये चरण बेहद जटिल होता है। तो पूरी चर्चा का अगर हम समग्र रूप से आकलन करें तो ये स्पष्ट होता है कि बायोटेक्नोलॉजी का ये सफर विज्ञान के किसी महाकाव्य से कम नहीं है। ये सिर्फ एक सूक्ष्म औरी अनुक्रम को पहचानने और कैंची से पैलिंड्रोम को काटने से शुरू होता है। फिर वो डीएनए जेल में चमकता है, वेक्टर या जीन गन की मदद से कोशिका के अंदर प्रवेश करता है और अंततः बायोरिएक्टर के विशाल टैंकों में बदलकर ऐसी जीवन रक्षक दवाइयां बनाता है जो आज हमारी दुनिया को चला रहे हैं। ये विज्ञान की वो शाखा है जो सच में अदृश्य को आकार देती है, और इस पूरी प्रक्रिया की गहराई को समझने के बाद जीव विज्ञान और हमारे अस्तित्व को लेकर एक बहुत ही वैचारिक और गहरा सवाल उभरता है। वो क्या? देखिए, एक समय था जब मानव जाति बैक्टीरिया और वायरसों के सामने पूरी तरह असहाय थी। वे केवल जानलेवा महामारियों का कारण माने जाते थे। लेकिन आज बायोटेक्नोलॉजी के ज्ञान से हमने एग्रोबैक्टीरियम और रेट्रोवायरस जैसे प्राकृतिक हमलावरों के हथियार छीन लिए हैं और उन्हें अपना दूत बना लिया है। ये तो बहुत बड़ी जीत है इंसान की। हैं? लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आज हम जीवन के मूल ब्लूप्रिंट यानी डीएनए को अपनी सुविधा अनुसार काट और जोड़ सकते हैं। ऐसे में भविष्य में प्रकृति के स्वाभाविक विकास और इंसान की इस इंजीनियरिंग की गई तकनीक के बीच की वो बारीक रेखा कहाँ जाकर धुंधली हो जाएगी? क्या हमने अपनी प्रयोगशालाओं में अनजाने में ही सही खुद को विकासवाद का नया रचयिता घोषित कर दिया है? ये सच में एक ऐसा गहरा और उकसाने वाला सवाल है जिस पर आगे की कई सदियों तक विचार होता रहेगा। हम इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। बायोटेक्नोलॉजी के इस मॉलिक्यूलर सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार विज्ञान की एक और नई गहराई को नापने के लिए।